अगर आप फ्रांस में 2026 में विदाउट आइल्स स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ये तमाम टॉपिक्स कवर करूंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच स्टूडेंट वीजा, फिर हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्रांस। देन मैं आपको बजट बताऊंगी जो आपको रिक्वायर्ड है फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए और वहां पर जाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीट वीजा चेकलिस्ट जो कि आपको वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी और इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स एंड सिचुएशन। ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपका माइंड फ्रांस में एडमिशन लेने के लिए और वहां पर जाने के लिए बन जाता है और विदाउट आइल्स आप किसी भी इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए इन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टॉप 7 कंसल्टेंट्स का फैसलाबाद में मौजूद ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इन जनवरी 2026 से हम एक और बहुत बड़ा हमारा ऑफिस जो है वो लाहौर में ओपन करने जा रहे हैं। जी तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल फ्रांस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है और यूरोप में तमाम कंट्रीज में से एक बेहतरीन कंट्री माना जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ट्यूशन फी यहाँ पर एक बड़ी रेंज रखती है, 250 यूरोज से लेकर 10,000 यूरोज तक एक बड़ी वास्ट रेंज है। डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में और किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोफाइल के साथ जाना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट आइल्स आप वीजा ले सकते हैं। जी तो सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए देखना है कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है। आपके तमाम तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपकी डिग्रीज हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं और उसके अलावा आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, यानी रिजल्ट कार्ड्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, जो भी आप उसको नाम दें, तमाम एक ही चीज का नाम है। यानी जिस डॉक्यूमेंट पर आपके डिटेल्ड मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिखे होते हैं उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, वो भी आपको चाहिए। आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। वैलिड पासपोर्ट से मुराद यही है कि जब तक आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद तकरीबन 4 से 5 महीने तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसकी एक्सपायरी डेट तकरीबन आपका वीजा खत्म होने के 4-5 महीने के बाद की होनी चाहिए कम से कम। फिर उसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए। आपको जो है वो लास्ट डिग्री जो आपने की हुई है वहां से आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए 2 डिफरेंट टीचर्स से कि आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं, क्या वो आपको रिकमेंड भी करते हैं इंटरनेशनल स्टडीज के लिए या नहीं करते। उसके अलावा आपको अगर आइल्स है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, आपके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से वो मिल जाएगा। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका स्टडी गैप है तो फिर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप जिस भी डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां पर आपकी जॉब है, उसके रेलेवेंट आप अपना स्टडी कोर्स जो है वो चूज कीजिए और जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपने देना है, कितना काम किया है और कितने साल से काम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें। ये बात ज़हन में रखिए कि जो आप एडमिशन के लिए अपनी सीवी बना रहे हैं या जो आप एडमिशन के लिए अपना एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हैं, वही सीवी और वही एक्सपीरियंस लेटर आपको कैंपस फ्रांस और एम्बेसी के लिए भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एडमिशन के लिए कोई और सीवी या एक्सपीरियंस लेटर दिया था और अब आप कैंपस फ्रांस या एम्बेसी के लिए कोई और यानी इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस लेटर या सीवी दे रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है आपके वीजा के लिए। दूसरी बात है जी हाउ टू अप्लाई इन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज। देखिए 2 तरह के तरीके हैं। एक तो टूरिस्ट फ्रांस, कैंपस फ्रांस के नाम से एक पोर्टल है फ्रांस का जो कि अभी ओपन है। एक बड़ी अच्छी ये उनकी पेशरफ्त है कि आपके लिए एक पोर्टल बनाया गया तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आप 7 यूनिवर्सिटीज या 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं विद ओनली 1 एप्लीकेशन फी। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हुए जब भी कहीं पर अप्लाई करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी पे करना ही करना है। बहुत ही रेयर ऑप्शंस होती हैं कि एप्लीकेशन फी ना हो। ये फजूल किस्म की एप्लीकेशंस जो स्टूडेंट्स डाल देते हैं, रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर नहीं रहे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख नहीं रहे और यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन भेज देते हैं और उनके पास बल्क ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जो होती हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती, उनका टाइम जो है वो जाया होता है ऑब्वियसली। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए वो लोग भी एक यानी सेंसिबल और एलिजिबल स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है अगर आपने 100-200 यूरो एप्लीकेशन फी देनी है तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि आप हजारों रुपए जो है वो ऐसे ही तो नहीं दे देंगे। हजारों रुपए देने से पहले आप लाजमी देखेंगे कि आप उस कैटेगरी में फॉल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है। तो जिस बच्चे की एप्लीकेशन फी जाती है उसी को वो कंसीडर करते हैं, उसके अलावा वो एप्लीकेशन को खोल कर भी नहीं देखते। तो कैंपस फ्रांस जो है वो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 7 यूनिवर्सिटीज में आप एक ही एप्लीकेशन फी के थ्रू जो है वो अप्लाई कर देते हैं। 7 की 7 यूनिवर्सिटीज आपको इवेलुएट करती हैं, आपकी ईमेल्स पर रिस्पॉन्सेज देती हैं, आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो लेती हैं, आपका इंटरव्यू अगर चाहिए तो वो लेती हैं। टॉप 7 कंसल्टेंट से अगर आप अपना केस करा रहे हैं तो इस बात पे आप यकीन रखिए कि आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू बेस्ट होने वाला है क्योंकि हमारे पास बेहतरीन
बेहतरीन टीम है जो आपको रेलेवेंट गाइडलाइंस देती है, आपकी प्रोफाइल के रेलेवेंट आपकी तैयारी कराती है, आपके मॉक्स लेती है और फिर आपको जो है वो बड़े प्रोफेशनल ऑफिशियल वे में आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के सामने अपना जवाब जो है वो उसको एक्सप्रेस करना सिखाती है कि किस तरह आपने इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को हैंडल करना है और ये तमाम चीजें। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी ऑप्शन होती है आपके पास कि आप डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं सीधा सीधा यूनिवर्सिटीज जो होती बहुत अच्छी हैं, ट्यूशन फी उनकी बड़ी कम होती है और वो कैंपस फ्रांस पर अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आपको उन्हें डायरेक्ट टारगेट करना होता है। डायरेक्ट आप उन यूनिवर्सिटीज में अपनी प्रोफाइल जो है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया वहां पर आप अप्लाई करते हो। थ्रू ईमेल भी अप्लाई होता है, थ्रू पोर्टल्स भी अप्लाई होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अपने पोर्टल बने होते हैं सेपरेटली, तो वहां के थ्रू जो है वो वहां से भी अप्लाई होता है। तो वहां से आपने अप्लाई करना होता है सेपरेटली, अलग अलग जितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई करेंगे उतनी आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को और किस सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर फिर ये होता है कि आपका टॉप 7 कंसल्टेंट्स ऑब्वियसली आपको बड़े मुनफरिद और बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो देते हैं आपके प्रीवियस स्टडीज के रेलिवेंट। तो डिपेंड करता है कि अगर वो कैंपस फ्रांस में नहीं है, आपने अलग से अप्लाई करना है, तो फिर सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो हर यूनिवर्सिटी सेपरेट एप्लीकेशन भी रिसीव करती है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो सारा आपने डाटा बेहतरीन फिल करके जो वो पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके जो अप्लाई करने वाला बंदा है, चाहे वो आपका कंसल्टेंट है या आप खुद हैं, आप उस फॉर्म के अंदर डाटा फिलिंग किस तरह कर रहे हैं। देखिए, डाटा में कोई भी चीज फॉल्स नहीं होनी चाहिए, नेम के स्पेलिंग आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नाम के स्पेलिंग जो है आपने एग्जैक्ट वही लिखने हैं। आपकी तमाम तर डिग्रीज आपके पासपोर्ट के अंदर आपके नाम के स्पेलिंग सेम होने चाहिए, आपके फादर के नाम के स्पेलिंग सेम होने चाहिए। तो ये चीज जो है वो उसको आपने मेक श्योर करना है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है उसको बेहतरीन फिल करके भेजना है। डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। देन आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी। उसके बाद है जी, फ्रांस में जाने के लिए आपको बजट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास कब कब और कितना पैसा होना चाहिए कि आप अपने आप को फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए प्लस फ्रेंच एम्बेसी में अपेरेंस के लिए काबिल समझें। बजट की एक ब्रेकडाउन में आपको दे देती हूँ। बजट में सबसे पहले आपको अपनी ट्यूशन फी देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसकी ट्यूशन फी कितनी है। देखिए, फ्रांस इस हवाले से बड़ी ही एक वास्ट वैरायटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपको ट्यूशन फी 250 यूरोज से लेकर सालाना तकरीबन 10,000 यूरोज तक सालाना आपको ट्यूशन फी देखने को मिलेगी। आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आप खुद को खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो हैं वो टैब्स को ओपन करें, वहां से पढ़ें, जाके सर्च करें बाकायदा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आप 250 यूरोज वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या आप 2000, 3000, 5000, 6000 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपका सब्जेक्ट, आपकी प्रोफाइल कहाँ फॉल कर रही है, ठीक है। तो 250 से लेकर 10,000 यूरोज तक आपको नॉर्मल एक एवरेज रेंज मिल जाती है फ्रांस में अप्लाई करने के लिए। और आपका बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ट्यूशन फी ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी ट्यूशन फी 250 यूरो है तो आपको 5 लाख बजट आपका लगेगा, ऑब्वियसली उससे भी कम लग सकता है। अगर आपकी ट्यूशन फी 3000 है, 4000 है, 2000 है, जो कि इनिशियल डिपॉजिट है, आपने कितना पे करके जाना है, तो उसके ऊपर बेस करता है। मैं आपको बाकी तमाम भी ब्रेकडाउन बता देती हूँ, उससे फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ओवरऑल आपका बजट कितना लगने वाला है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन चाहिए, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक कंप्लीट आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन हो जाती है। उसके अलावा आपकी एईजी यानी जहां से आपने अपनी फ्रेंच एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, एईजी ऑफिस, वहां की फीस है आपकी तकरीबन 3,000 से 4,000 पाकिस्तानी रुपीस के दरमियान में। और उसके बाद आपकी जो है वो फ्रेंच एम्बेसी की वीजा फी होती है। जब आप इंटरव्यू के लिए वहां जाते हैं अपने अपॉइंटमेंट डे पे, तब आपने वो पे करनी होती है और वो पाकिस्तानी 17,000 से लेकर 20,000 के दरमियान में है। और उसके अलावा अगर आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो उनकी कंसल्टेंसी फी है, टॉप 7 कंसल्टेंट की जो कंसल्टेंसी फी है वो 1,000 यूरोज है। 500 यूरोज हमारी इनिशियल पेमेंट है और 500 यूरोज हम लेते हैं जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है और आपका केस वीजा के लिए प्रोसीड करवाना होता है। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1,000 यूरोज टोटल हमारी फी है। उसके अलावा जब आप वीजा फाइल करते हैं तो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन जो तैयार करानी होती है, फाइनेंसेस के जो प्रूफ्स आपने देने होते हैं, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन 10,000 से 20,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं। और आपकी बैंक स्टेटमेंट की जहां बात आती है तो बेसिक अमाउंट आपको 28 से 30 लाख रुपए अपने बैंक में रखने होते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है आपकी ट्यूशन फी कितनी थी। अगर आपने ट्यूशन फी हाफ पे किए जाने से पहले, तो रिमेनिंग जो ट्यूशन फी की अमाउंट है वो भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में ही शो करवानी होती है। तो वो बच्चे जो फुल फी पे कर देते हैं उन्होंने सिर्फ 28 से 30 लाख रुपए अपने बैंक में शो करवाने हैं, उनको इससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। जिनको स्कॉलरशिप्स मिले हैं उनकी और कम हो जाती है बैंक स्टेटमेंट। जिनकी 250 यूरो ट्यूशन फी है वो भी सिर्फ उनको समटाइम्स पैसे देने होते हैं यहाँ से ट्यूशन फी के, समटाइम्स नहीं देने होते, तो उनको भी अपनी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ही शो करनी है विदाउट ट्यूशन फी। बेसिक जो है वो 28 से 30 लाख रुपए होती है। इस हिसाब से आपके जो एक्सपेंस हैं अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 5 लाख से लेकर कम से कम 5 लाख, उससे लेकर तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 30 लाख तक आपका बजट होना चाहिए जब आप फ्रांस में अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद है जी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट जो आपको वीजा फाइल करने के लिए चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जब आप वीजा फाइल करें तो आपके पास होने चाहिए और उनकी बेस पर आपका जो है वो वीजा लगता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपके तमाम तर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने यूज किए थे पहले
भी एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए, उसके बाद आपको कवर लेटर चाहिए, आपका स्टडी गैप है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, आपको अपनी वेल रिटन सीवी चाहिए, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आपको चाहिए जो ट्यूशन फी पे करने के बाद आपको मिलता है, कैंपस फ्रांस की जो फी वैलिडेशन है वो चाहिए आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपने फिल करना है वो आपको साथ अटैच करना है, अकोमोडेशन सर्टिफिकेट, कुछ यूनिवर्सिटीज अकोमोडेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं और जो नहीं करती उनके फिर कंसल्टेंट्स बच्चों को अकोमोडेशन बुक करवा के देते हैं, वो अकोमोडेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और जब आपने अपनी फ्रेंच एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक कराई है एईजी ऑफिस से, तो एईजी ऑफिस आपको एक स्लिप देता है, वो भी आपको चाहिए वीजा डॉक्यूमेंट्स की फाइल में रखने के लिए। आपको अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना एफआरसी चाहिए यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके फादर का सीएनआईसी आपको चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके अलावा जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो बैंक स्टेटमेंट है, आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की। उसके बाद आपको आपका जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपने स्पॉन्सर की डिटेल और उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको तमाम तर प्रूफ ऑफ फंड्स एंड सोर्स ऑफ फंड्स चाहिए। देखिए आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए और जो आप बात क्लेम कर रहे हैं उसके एवज आपका एक डॉक्यूमेंट साथ जरूर लगा हुआ हो। और उसके अलावा आपको आपकी वीजा फी पाकिस्तानी रुपीज में लेकर जानी है जो आप वहां पर बाय कैश पे करेंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जब आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपको मिल चुकी है और आप एम्बेसी में अपीयर हो रहे हैं तो ये चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपको जो टिप्स और जो चीजें आपने देखनी है, गौर करना है जिन पे अपनी एम्बेसी इंटरव्यूज के लिए और तमाम सिचुएशंस जो मौजूदा चलती हैं। अब देखिए सिचुएशन से मुराद क्या है कि समटाइम बच्चों को मौके पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती, उनको ज्यादा से ज्यादा आज तक की हिस्ट्री में हमने जितने भी फ्रेंच वीजा अप्लाई किए हैं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का डिले आया है। समटाइम्स एम्बेसी गैप लेती है, अपॉइंटमेंट्स देती है और बीच में 1 हफ्ते का गैप ले लेती है, ठीक है। और फिर वो सिचुएशन ये होती है कि आपने पैनिक नहीं होना, ईजी रहना है और अपने कंसल्टेंट से इसके बारे में पूछिए कि क्या मसला है, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होता कि आप टेंशन लें और ये चीजें सोचने बैठे कि जो अपॉइंटमेंट्स क्लोज हो गई हैं हमें तो मिलने वाली नहीं है या हमें पेड मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मौजूदा वक्त के अकॉर्डिंगली वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, हम उनको अलाइन कर लें, ठीक है, और स्पेस बनाएं कि कब हमें किस वक्त कौन सी स्लॉट निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग 1 हफ्ते तकरीबन 1 हफ्ते 4 या 5 दिन के बाद फिर से अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आपको जो वीजा इंटरव्यू है वो आपका 2 जगहों पर हो सकता है। देखें उन्होंने एक थर्ड पार्टी भी यानी कैंपस फ्रांस भी बीच में इन्वॉल्व किया हुआ है। समटाइम्स कैंपस फ्रांस का ही इंटरव्यू आपका हो जाता है जो कि बेसिकली वीजा इंटरव्यू कंसीडर होता है और जिनका वो नहीं होता उनका फिर एम्बेसी जो है वो वीजा इंटरव्यू लेती है। जिन बच्चों का कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हो चुका होता है एम्बेसी उनका बिल्कुल इंटरव्यू नहीं लेती, जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करती है। उस इंटरव्यू में हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प करती है, बेहतरीन इंटरव्यू की आपको तैयारी कराती है, आपको तमाम चीजों से एक्सपोजर कराती है जो आपसे पूछी जाने वाली है। पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है, आपने अपनी बेसिक जो चीजें हैं वो याद रखनी है। जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर एक डीप रिसर्च कीजिए और उसके बारे में पढ़िए, जानिए कि वो यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए मशहूर है, आपने स्पेसिफिकली उसी को क्यों चूज किया है। और भी यूनिवर्सिटीज थी, पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज थी, ये सब्जेक्ट पाकिस्तान में भी पढ़ाया जा रहा है जो आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो बेसिक रीजन क्या है आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि आप फ्रांस ही क्यों जा रहे हैं और यही सब्जेक्ट पढ़ने क्यों जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपके कंट्री में पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा आपको अपने फाइनेंसेस और अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है और क्यों कर रहा है, और फाइनेंसेस आपने किस तरह मैनेज किए हैं, आपके अकाउंट में पैसे कब आए, कैसे आए, क्यों आए, जिसने दिए हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है और वो कहां से अर्न कर रहा है। ये तमाम चीजें आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आपने जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है क्या आपका बैकग्राउंड उसी सब्जेक्ट का था या आपने स्विच किया है, अगर तो स्विच किया है तो रीजन क्या है, आपने बाकायदा उनको सेटिस्फाई करना है कि आप अपना पुराना सब्जेक्ट छोड़कर नए सब्जेक्ट में क्यों आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वो आपसे आपकी रेलिवेंसी पूछेंगे, आपसे बाकायदा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, वेल प्रिपेयर होकर जाना है, ऐसे ही उठ के नहीं चले जाना कि ठीक है मैंने ये पढ़ा हुआ है मैं बता दूंगा। समटाइम्स बहुत सी चीजें होती हैं जो आपने रिकॉल करनी होती हैं, तो आप अपने पुराने सब्जेक्ट के बारे में जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं उनको रिकॉल कीजिए, जहां आपने एडमिशन लिया है उन सब्जेक्ट्स को, उन कोर्सेज को रिकॉल कीजिए कि आपको अगले 4 साल में या अगले 2 साल में या अगले 1 साल में जो भी आपका सब्जेक्ट आपने चूज किया है जितने अरसे का है, तो उतने अरसे में आपको क्या क्या पढ़ना है और फैकल्टी क्या है वहां की, कौन क्या पढ़ाएगा, ये सारी बातें आपने पढ़ के जानी है। देखिए अगर आप उनके इदारे पर होमवर्क करके जाएंगे तो आप उनकी बातों का अच्छा जवाब दे सकेंगे। हमारी टीम माहिर है एम्बेसी का इंटरव्यूज की तैयारी कराने में। आप टॉप 7 कंसल्टेंट से हमारी स्टोरीज हमने ऑलरेडी डाली हुई है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, तो आप हमसे जरूर गाइडलाइंस लीजिए, जरूर हमें मौका दीजिए और हमसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लीजिए। हमारा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें और जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी प्रोफाइल्स देखें और हमसे इवैल्यूएट कराएं और रजिस्टर कराएं। और मेन चीज जो है वो आपसे आपके रिटर्न के बारे में जरूर पूछेंगे, आप कब वापस आएंगे, क्यों वापस आएंगे, वहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या करेंगे, ड्यूरिंग स्टडीज काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो आपको वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो भी हमसे अपना केस करवाना चाहता है, आपको नंबर्स जो है वो हमारे दे दिए गए हैं, इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए और हमारी टीम से बातचीत कीजिए, अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट कराइए और उनसे सजेशन मांगिए कि क्या आप एलिजिबल भी हैं और अगर हैं भी तो किन किन यूनिवर्सिटीज के लिए या किस तरह की प्रोफाइल है आपकी, कहाँ फॉल
कॉल कर सकते हैं। तो हमसे टॉप 7 कंसल्टेंट से जरूर रब्ता कीजिए और साइन अप करें और अपना केस प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच।